दिमाग में सोचने की, विचारने की, मस्तिष्क में ज्ञान शक्ति वो परमात्मा दे रहा है। मस्तिष्क हमारा है, लेकिन इस मस्तिष्क में ज्ञान वो परमात्मा दे रहा है। आंखों में देखने की, कानों में सुनने की, वाणी में बोलने की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य वो परमात्मा दे रहा है। हाथों में काम करने की ऊर्जा, हृदय में प्रेम करना उसी परमात्मा का। ये मिलकर के सब भावपूर्ण हृदय से गाएंगे प्रभु के गीत, और वही तो है हमारा सच्चा मित्र। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। गाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं, एक बार तुम्हें पा जाऊं। अर्पण कर दूं जगती भर का, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथ उठा करके गई। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। भारत माता की जय। आज निम्बाहेड़ा में
पहली बार आया हूं और करीब 10 साल से निम्बाहेड़ा के भाई बहन हरिद्वार से लेकर के जहां भी मैं आस पड़ोस में जाता हूं वहीं पहुंच जाते हैं। बाबा निम्बाहेड़ा कब आओगे, बाबा निम्बाहेड़ा कब आओगे। मैंने आकर के यहाँ देखा कि माँ बहन बेटियों से लेकर के बच्चों से लेकर के पिता तुल्य बुजुर्गों तक बहुत अरसे से आप बाट जो रहे थे, आज सबकी आश पूरी हुई। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। राजस्थान शक्ति और भक्ति, शौर्य की, पराक्रम की, श्रद्धा की, विश्वास की धरती है, जमीन है। और आज आपको एक ही दिन में बहुत कुछ बता करके सिखा करके जाना है और अपने देह को भी बचाना है और अपने देश को भी बचाना है। जब जब देश धर्म और संस्कृति पर कितने ही कोई विकट संकट आया तो राजस्थान ने अपना एक बड़ा धर्म निभाया और आज भी ऐसी ही परिस्थितियों से देश गुजर रहा है। जब हमें अपने देश धर्म संस्कृति को बचाना है, स्वयं को भी बचाना है, बहुत कुछ करना है। शुरुआत करते हैं स्वयं से। देखो, जब तक अच्छा इंसान नहीं होगा तब तक अच्छा हिंदुस्तान नहीं बनाया जा सकता। और अच्छा इंसान बनेगा योग से, अध्यात्म से, धर्म के रास्ते पर चल करके, सत्य के, न्याय के रास्ते पर चल करके, पुरुषार्थ के रास्ते पर चल करके। हमारी जिंदगी प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इन दो चीजों का परिणाम है और दोनों के बीच में बड़ी चीज है कर्म। जो हम कर्म करते हैं वो हमारे हमेशा साथ रहता। देखो, जब इंसान दुनिया छोड़ करके जाता है तो सबको पता है जमीन जायदाद यहीं रह जाती है, महल यहीं रह जाते हैं, परिवार यहीं रह जाता है, रिश्ते यहीं टूट जाते हैं, सब कुछ यहां पर छूट जाता है। लेकिन हमारे साथ एक चीज जाती है, क्या बोलते हैं उसको? कर्म। क्या जाता है हमारे साथ? हमारा। और उस कर्म से ही हमें मिलता है जन्म। आज हम यदि मनुष्य हैं तो हमने अच्छे कर्म किए हैं। आप जितने भी यहां पर बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक इस बात को अपने दिल में ठीक से बैठा लो। कुछ लोग हमेशा अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को कोसते रहते हैं कि हमारा तो किस्मत ही खराब, हमारा तो भाग्य खराब है। बाबा जी, मैंने कहा आपका भाग्य खराब होता, आपकी किस्मत खराब होती तो परमात्मा हमें मनुष्य का जन्म ना देता। मनुष्य का जन्म हमारा हुआ, इसका मतलब हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं। बड़े भाग मानुष तन। हाँ, देखो हमारी किस्मत खराब नहीं है। कुछ कहते बाबा जी इतनी गरीबी, इतनी समस्या, इतना दुख घर में, परिवार में, उस दुख का कारण, उस गरीबी का कारण, उस दरिद्रता का कारण भगवान नहीं है, उसका कारण हमारा भाग्य नहीं है, उसके कारण हम स्वयं हैं। दुनिया का सबसे अमीर देश ये हिंदुस्तान है, लेकिन इस अमीर देश में हम लोग यदि गरीब हैं तो इसका मतलब 125 करोड़ लोगों का हक, 125 करोड़ लोगों का अधिकार, उनकी खुशियां कुछ चंद लोगों ने कुचल दी है। और वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, मात्र 125 लोग होंगे। 125 लोगों ने 125 करोड़ लोगों के साथ में नाइंसाफी की है, इनजस्टिस किया है। जिस दिन इन 125 लोगों को सबक सिखा दोगे तो 125 करोड़ लोगों को इंसाफ मिल जाएगा, उनका हक मिल जाएगा, उनको न्याय, जस्टिस मिल जाएगा। इसी के लिए ये बड़ा अभियान है। एक आदमी के पास तो 1 लाख रुपए भी पूरा नहीं, एक आदमी के पास तो 1 एकड़ जमीन भी पूरी नहीं। 100 बाई 100 का एक प्लॉट है, उसमें मकान बना के सोच रहा है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। एक आदमी के पास तो 200 गज का प्लॉट है, एक आदमी के पास तो 1 लाख रुपए भी पूरे नहीं है, और दूसरे 1 लाख करोड़। कितने कितने के घोटाले? 1 लाख करोड़ तो बहुत दिनों क्रॉस कर दिया। अब तो भ्रष्टाचार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है
कि जो भ्रष्टाचार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं वो दूसरों को भ्रष्टाचार का वर्ल्ड चैंपियन बता रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बड़ी विचित्र बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लाखों करोड़ के घोटाले कर रहे हैं वो दूसरों को भ्रष्टाचार का वर्ल्ड चैंपियन बता रहे, तो हक तेरे की। सुनो, पहले घोटालों में जो बड़ा घोटाले का नाम हिंदुस्तान में लिया जाता है उसका क्या नाम है? बोफोर्स घोटाला। क्या नाम है? आजकल तो एबीसीडी भी घोटालों से पढ़ाई जाने लगी है। ए माने आदर्श सोसाइटी, बी माने बोफोर्स, सी माने कॉमनवेल्थ कोलगेट। तो भाई बहनों, पहलो घोटालो हुआ तो 64 करोड़ रुपए को। कितना को? 64 करोड़ का घोटाला था। और उसके बाद साहब जो घोटालों का विश्व रिकॉर्ड बना, तो फिर 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। फिर तो अब तो कोयला घोटाला पता है कितने रुपए का हुआ? जरा इसका अमाउंट सुनियो, और जो आज बात बता रहा हूं ये सबको बताना, फिर आगे की बात करूंगा। 195 खान बेची, उसमें ऊपर से नीचे तक बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ सम्मिलित हैं। 100 कितनी? 95, और उसमें कोयला है 50 बिलियन टन। कितना? ये मिलियन बिलियन समझ में आऊं? बोल दो तुम। बोले बाबा आप बोल रहे हो तो हम भी बोल रहे हैं, हम तो हुकारा भर रहे हैं। 50 बिलियन टन कोयला, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत होती है 400 लाख करोड़ रुपए। कितना? जिस कोयला घोटाले के पीछे फाइल गायब की ना, पहले तो घोटाला करें फिर उसके पेपर गायब कर दें कि प्रूफ भी नहीं छोड़ते। कितना का था? 400 लाख करोड़। कितना का? ये कितना होता है पता है? लाख करोड़ तो तुम्हें गिनना भी नहीं आता। पहले तो होता है करोड़, फिर होता है 100 करोड़, फिर होता है 1000 करोड़, फिर होता है 10,000, 50,000, फिर 60, 70, 80, 90, 99 के बाद 99,000 करोड़ के बाद कितना होता है? 1 लाख करोड़। फिर ऐसा 1 लाख करोड़ नहीं, कितना? 100 लाख करोड़ नहीं, 400 लाख करोड़। बोले बाबा कंप्यूटर फेल हो गया। बाहर लूट के भेज दिया 100 लाख करोड़। आउट ऑफ कंट्री, क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। देश की सीमाओं से बाहर विदेशी बैंकों में जो पैसा जमा कर दिया वो कितना है? 100 लाख करोड़। कितनों है? और ये 10% है। कितनों? बाकी 90% तो देश के अंदर है, तो वो हो गया 900 लाख करोड़। किसमें लगा रखा इतना पैसा? तो इलीगल गोल्ड में। किसमें? अब ये अंग्रेजी को शब्द है। इलीगल गोल्ड को मतलब हो नाजायज सोनो। एक तो अपना मेहनत की कमाई का पैसा का सोना खरीद कर अपना बाजरा बेचा, गेहूं बेचा, अपना नौकरी की, अपना धंधो कियो, व्यापार कियो, तो उससे जो पैसा लेके आया वो तो जायज पैसा हो गया। और उससे तुम सोना खरीदो, चांदी खरीदो, जमीन जायदाद खरीदो तो जायज हो गया। एक जो जल जंगल जमीन भू संपदा पूरा हिंदुस्तान जो लूट करके देश के साथ धोखा, गद्दारी, विश्वासघात, छल करके जो पैसा कमाया, नाजायज तरीके से जो पैसा कमाया उसको बोलते हैं काला धन। क्या बोलते हैं? नाजायज तरीके से जो कमाया उसको। अच्छा बताओ, नोट को रंग कालो और सफेद हो के? हाँ? कि एक में तो गांधी जी को फोटो लाल में छपे और एक में काला में छपे, तीसरा में धोड़ा में छपे। नोट तो एक ही जैसा हुआ है ना, तो फिर ये काला धन क्या हुआ है? कौन सा बोलो? नाजायज पैसा जो देश के साथ धोखा, गद्दारी, छल, विश्वासघात करके जो पैसा इकट्ठा किया वो नाजायज पैसों को क्या बोलते हैं? काला धन। और वो देश के बाहर कितना बताया? जोर से बोलो, ये माताएं बहनें सबको बताना। 100 लाख करोड़ और 900 लाख करोड़ किसमें लगा? नाजायज सोना में। किसमें? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इलीगल गोल्ड। फिर नाजायज जमीन जायदाद में, उसको बोलते हैं इलीगल लैंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर।
फिर तीसरा नाजायज खनन, किसमें? अब यहां भी हो रहा है। अब पहले जो राजस्थान के टीबू में धूल उड़ा करे थी, उसके नीचे कोयलो मिल गयो। क्या मिल गयो? कोयलो। और कोयला, और उसके साथ साथ नीचे तेल, गैस। और ये लूटे फिर बेईमान। निकला गैस 100 करोड़ की, बतावे 2 करोड़ की। कोयलो निकले 100 करोड़ को, और बतावे कितने को? 2 करोड़ को। यूं लूटे देश ने। आपको तो अपना घर परिवार का पता, बाकी तो देश दुनिया का पता ही नहीं। एक मेरे से बोले, बाबा ये गड़बड़ क्या हो गई? मैंने कहा गड़बड़ ये हो गई कि तुमने तो अपना घर परिवार देखा, अपने 2-4 घरों के बारे में, अपनी 2-4 एकड़ जमीन के बारे में जानकारी। मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा, सोना चांदी हीरे, ओहो अकूत धन संपदा, 20,000 लाख करोड़ रुपए की। कितने की? अब थम जमीन खोदो तो नीचे से क्या निकला है? पहले तो भाठो बूठा निकला है, और थोड़ा और गहरो खोदो तो पानी निकला है। लेकिन देश में बहुत सी जगह ऐसी हैं, राजस्थान में भी है, जो नीचे गहरो खोदो तो कोयलो निकला है, फिर उसमें पेट्रोल निकला है, उसमें से गैस निकला है, फिर उसमें से हीरा निकला है, और ये खुदा है। और यहाँ तो भाठो भी जोरदार है, उसमें से क्या बना? फिर सीमेंट। और उसमें भी बहुत से माफिया लगे हुए, सबने भेरा। सुनो, तो ये इलीगल माइनिंग, फिर पॉलिटिक्स, फिर ड्रग्स, बहुत। इधर भी अफीम की खेती है ना, वो तो जो जायज तरीके से उसमें तो दवाई बने, और जो बाकी हो है वो फिर घोटा लगा लगा के चाटता है, और पता नहीं क्या क्या करे। इन सब उल्टे कामों में पैसा लगा हुआ है, सीधे कामों में नहीं लगता। काला धन काले धंधों में लगता है। काला धन ज्यादातर किसमें लगता है? काले धंधों में। तो ये हो गया 1,000 लाख करोड़। सबने बताइयो कितना हो गया? अरे बच्चे तो बोल रहे इतना तो मिलेगा। अरे बापू तेरे भी 13वीं होने से पहले मिल जाएगा। जरा याद करके जाओ, और इसको समझो कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। कितना हो गया? 1,000। एक जिले को मिलेगा कम से कम 1 लाख करोड़, एक गांव को मिलेगा 200 करोड़। कितना? इसमें गांव वाला कितना बैठा है? गांव वाला हाथ ठइयो, मैं भी गांव वालों हूं। गांव वाले घने बैठे, एक बार इन सबका अभिनंदन है। अब गांव वाले जाग गए। ये काला धन आएगा तो सबसे पहले गांव की उन्नति होगी। एक एक गांव में 200-200 करोड़ खर्च करने को इंतजाम कर लियो। आपको दिलाने वाले हैं, चिंता मत करो। फिर गांव में कोई गरीब नहीं रहेगा। गांव में बढ़िया स्कूल बनेगी, बढ़िया कॉलेज बनेगा, बढ़िया बड़ो गांव है तो वहां यूनिवर्सिटी बना लो। इतना पैसा 200 करोड़ तो बहुत घणो पैसा हुआ है। इस पैसे से यदि सोना खरीदा जाए तो जमीन पर इतनी मोटी सी परत बिछा सकते हो, इतना। और देखो, सुन लो, अमेरिका, चीन और जापान विश्व की आर्थिक महाशक्ति नहीं है। जिस दिन ये काला धन आ जाएगा, और अभी भी हर साल करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, करप्शन कहते हैं। हमें ये ब्लैक मनी लाना है, करप्शन को मिटाना है, और करप्ट सिस्टम को करेक्ट करना है। 10 लाख करोड़ रुपए अभी भी लूट रहे हैं। ये काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, और भ्रष्ट व्यवस्था श्रेष्ठ व्यवस्था में तब्दील हो जाएगी। तो फिर अमेरिका विश्व की महाशक्ति नहीं, भारत विश्व की महाशक्ति होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर भारत होगा। फिर डॉलर ज्यादा कीमत वाला नहीं होगा, ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, फिर रुपए ताकतवर होगा। जिस दिन भारत आजाद हुआ था, रुपए डॉलर पौंड तीनों बराबर थे। इन बेईमानों ने देश लूट लूट कर खोखला कर दिया, सारा अपने पास में इकट्ठा करके बैठ गए। तो ये कुछ जहरीले नाग देश लूट के फैन फैला के बैठे हैं। इस बार ऐसा बटन दबाइयो चुनाव में जिससे कि ये सारे जहरीले नाग मोक्ष हो जाए इन सबका। क्या करना है सबका? क्या करना है इन जहरीले नागों का? मोक्ष। क्या करना है? बोलो बोलो। बाबा जी आप सन्यासी होकर के और कैसे को मोक्ष कर रहे हो? तब भगवान राम जी ने सबसे पहले किसका मोक्ष किया था? जब विश्वामित्र जी उनको मांग के लेके गए थे ना दशरथ से, राम और लक्ष्मण को, तो सबसे पहले किसका मोक्ष किया था?
ताड़का भगवान कृष्ण जी ने सबसे पहले पूतना, और फिर उसके बाद में रावण कंस आदि कहा रामकृष्ण। अच्छा बताओ, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, इन्होंने क्यों मोक्ष किया? क्योंकि जब आदमी पापी हो जाता है तो फिर वो जितना ज्यादा पाप करेगा वो भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। तो सुबह उठ करके रोज प्रार्थना किया करो, हे भगवान इन पापियों से जल्दी मुक्त करो मेरा हिंदुस्तान, जिससे कि वो भी दुखी ना रहे और देश भी दुखी ना रहे। बात समझ में आई? और जो भी ये परिवर्तन का काम करेगा तो सबसे पहले ताड़का आएगी, सबसे पहले पूतना आएगी। अच्छा, भगवान राम जी ने ताड़का वध किया और रावण वध किया, भगवान कृष्ण जी ने पूतना और कंस और शिशुपाल का वध किया, तो भगवान राम जी ने क्या चलाया था? धनुष। और भगवान कृष्ण जी ने सुदर्शन घुमाया था। तो तुम धनुष चलाओगे कि सुदर्शन घुमाओगे? बोला बाबा बटन दबाओगे। अब तरीका बदल गया इन राक्षसों का वध करने का। तो जिस दिन वोटिंग का दिन हो ना, ऐसा बटन दबाइयो जिससे ताड़का, पूतना, रावण, कंस एक साथ सबका मोक्ष हो जाए। तो ये बात समझ में आ गई? बोले बाबा ये तो बड़ा सरल तरीका हो गया। पहले तो कई दिनों तक युद्ध चलता था, अब ये युद्ध की तैयारी तो चल रही है। अभी चल रहा है युद्ध और 2014 में होगा महायुद्ध। और इस युद्ध में और महायुद्ध में इस बार सारे राक्षसों का सफाया करना हो, राम राज्य की प्रतिष्ठा करनी है देश में। ऐसा राज्य हो जहां सबके जीवन में खुशहाली हो, सबको हक मिले, सबको न्याय मिले। फिर किसी के जीवन में कोई दुख दरिद्रता, तो भारत गरीब देश नहीं है। जोर से बोलो, भारत गरीब देश। हमारा हक लूट करके हमको गरीब बनाया है, ये बड़ी बात है। हमारी किस्मत खराब, हमारा भाग्य खराब, हमारा देश भी खराब और हम भी खराब। कोई खराब नहीं, हम तो सब भगवान के बेटा बेटियां हैं। आज ये कोई पूजा पाठ करे ना, तब बोले अपना गोत्र का उच्चारण करो। अब हम सन्यासी हो गए, हमसे भी गोत्र बुलवाओ, अपने उसका वंश का उच्चारण करो। तो मैं बोल देता हूं ब्रह्म गोत्र, हम ब्रह्म वंश में पैदा हुआ हूं, मैं ब्रह्म गोत्र है मेरा। तो बोले बाबा ये ब्रह्म गोत्र कौन सा है? अब आप लोग तो क्या बोलते हैं, बोले सूर्यवंशी हैं, ये चंद्रवंशी हैं, ये फलाना है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, दलित है, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, इसका ये उसका वो। भाई सबके मूल में कौन? सबके मूल में परमात्मा, सबका आदि पिता परमात्मा। इसलिए हम सब ईश्वर की संतानें हैं, उसके बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखें। हम सब किसकी संतानें हैं? ईश्वर की, परमात्मा की, ब्रह्म की संतानें। ब्रह्म गोत्र हमारा मूल गोत्र है, ब्रह्म वंश हमारा मूल वंश है। और ईश्वर पुत्र होने का गौरव अपने हृदय में सदा रखना। ये तो थी देश की बात। अरे बाबा ये होगा कैसे? इसका एक प्रोसीजर है। ब्लैक मनी वापस लाने के लिए एफडीआई का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि इसका अल्टीमेट ओनरशिप क्या है। उसके लिए फिर इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी के कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 4 संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा, जो हैं सीबीआई, सीवीसी, कैग और चुनाव आयोग। ये 4 संस्थाएं मजबूत हो जाएं तो 90% देश में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे तो चुनाव के समय न नोट में वोट खरीदा जा सकता, न दारू में वोट खरीदा जा सकता, न जाति और मजहब का उन्माद फैलाया जा सकता। चुनाव आयोग और दूसरा सीबीसी, ये इंटरनल सब ऑडिट कर सारी चीजों को चेक करता है, डिपार्टमेंटल जो घोटाले होते हैं। फिर कैग, जितना भी हर साल 30 लाख करोड़ का देश में बजट बनता है, आने वाली भी 5 सालों में कम से कम 150 लाख करोड़ का बजट बनने वाला है, लेकिन खा जाते हैं। तो कैग ऑडिट करता है, ईमानदारी से ऑडिट करे। और सीबीआई, जिसके ऊपर तब एक और गहरा संकट छा गया कि भैया है क्या मामला। 50 साल हो गए सीबीआई बने हुए, 1963 में बनी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने गुवाहाटी ने एक बात तो सही कही है, भाई एक बाबू ने आदेश किया और सीबीआई बन गई और सबके ऊपर डंडा दे रखा है। अब इनका तोता उड़ने वाला है, तो ये परेशान हो गए। अब कि भाई ये पिंजरे में बंद रहेगा तो उतना नाच नचाएंगे,
तो सुन लो, बहुत गड़बड़ घोटाला हो रखा है। सीबीआई स्वायत्त तो होनी चाहिए और संवैधानिक तरीके से उसका गठन होना चाहिए, तो हिंदुस्तान में 99% घोटालों की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हो सकती है। आज तो जिसको अपने काबू में करना हो, जिसका गला दबाना हो, उसके ऊपर सीबीआई चढ़ा दो। मेरे ऊपर डबल सीबीआई लगा रखी है, डबल, और फिर भी बैठा हूं मजे से। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, 100 से ज्यादा नोटिस। तुम्हारा पंगा यदि किसी पुलिस वाले से, दरोगे से, इंस्पेक्टर से, किसी डीसी से, एसपी से भी हो जाए तो तुम परेशान हो जाओ। बोलो हो जाओ कि नहीं? बोले बाबा कहां दरोगा, इंस्पेक्टर, डीसी, एसपी, यहां तो घरवाड़े से पंगा हो जाए तो ही परेशान हो जाए। और यहां हमने पंगा उन बड़े बड़े अफसरों से ले रखा है जिन्होंने 125 करोड़ लोगों का खून चूसा है। लेकिन वो अब ये जो पंगा है ना तुम्हारे लिए ले रखा, अब तुमको अपना धर्म निभाना है। सुनो जरा, ये काम तो करना है, ये भ्रष्टाचार भी मिटेगा, इसका प्रोसीजर है। ये 4 ठीक संस्थाएं ठीक करनी पड़ेंगी, सीबीआई, सीवीसी, कैग और चुनाव आयोग, और एक नया लोकपाल मजबूत बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आदमी अच्छा बनाना पड़ेगा। देखो 2 चीजें ठीक है, एक व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, व्यवस्था कितनी बढ़िया कर लो ठीक नहीं होगा कुछ भी। और व्यक्ति कहां से अच्छा होगा? व्यक्ति अच्छा होगा मां की कोख से। ऐसी वीर संतानें, ऐसी बुद्धिमान, प्रज्ञावान, चरित्रवान, महान संतानें माताओं की कोख से पैदा हो, जो राम की तरह हो, कृष्ण की तरह हो, हनुमान की तरह हो, शिव की तरह हो, बुद्ध की तरह हो, महावीर की तरह हो, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, विवेकानंद और दयानंद की तरह हो। ऐसी संतानें पैदा करनी पड़ेगी। और इंसान का निर्माण मां की कोख से होता है। आजकल बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? पति पत्नी अश्लील फिल्म देख रहे हैं। जब दारू पी के पैदा करेंगे तो दारूड़े पैदा होंगे। इसलिए संतानें अच्छी पैदा होनी चाहिए। माताओं बहनों, आपको इतना पवित्र चरित्र रखना है, इतना ऊंचा चरित्र रखना है कि आपकी कोख में भगवान स्वयं उतर करके आए और आपकी कोख से इंसान नहीं भगवान पैदा हो। ऐसा आपको जीवन जीना है। और इसमें पुरुषों की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। मात्र औलाद पैदा करने से कोई पिता नहीं कहलाता है। आपके आचरण का अनुकरण करके आपकी संतानें गौरव का अनुभव करे, ऐसा पिता आपको बन के दिखाना है। आदर्श पिता, आदर्श माताएं, आदर्श पति, आदर्श पत्नी। लोग कहें जीवन होता है सब, पति पत्नी होता है भाई, माँ बाप की सेवा हो तो ऐसी ये, और भाई बेटा बेटी का व्यवहार होता हो तो इस घर जैसा, ऐसा आदर्श जीवन। लोग अंगुली उठा के कहे अरे भाई देखो, अरे देखो इसकी सेहत, देखो इसकी तंदुरुस्ती। मैं बोलता हूं ना, हमें हेल्थ में रहना है, हेल्थ में, फिटनेस में। जब तुम्हारे ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर देखे ना, तो उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी भी कमर, पूरा शरीर गठा हुआ, चमकता हुआ चेहरा, बाल भी हो सिर के ऊपर, बहुतों की तो खेती उजड़ी पड़ी है। बहुतों की खेती उजड़ गई, आंखों पे चश्मा आ गया, चेहरे के फ्यूज से उड़ गए। बहुत से जवान तो ऐसे मुंह लेके घूमते हैं जैसे किसी ने आम चूस के गुठली फेंक रखी है। किसी की छाती का यूं ऐसे मॉडल सा बना हुआ, ऊपर से उठी हुई, किसी की बीच में यूं दबी हुई, ऐसा लगा चाले तो यूं कैसा अभी टेक ऑफ करेगा, अभी उड़ान भरेगा। और कुछ इतने गोल मटोल फुटबॉल, ऊपर से नीचे तक पता ही नहीं लगता कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म हुआ। पूरा भूगोल, गोल मटोल फुटबॉल, गुब्बारा, ऐसा भूला। ऐसा नहीं, पूरा शरीर आदर्श होना चाहिए। अस्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर वज्र की भांति होनी चाहिए। बलम उपासना, वेद भगवान कहते हैं बल की उपासना करो। कार कमजोर और बुज़दिलों के लिए दुनिया नहीं है। रहना है बच्चों नंबर, नॉलेज में नंबर, करेक्टर में नंबर, मेहनत करने में नंबर, और भारत को भी बनाना है नंबर। दूसरे दर्जे वाला काम ठीक नहीं, हमेशा अव्वल दर्जे का रहना है। तो हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। सुबह उठ के भस्त्रिका प्राणायाम करना। हाँ, फूक जोरदार होनी चाहिए। बहुतों की तो फूक निकली पड़ी है, वही फूक भरी नहीं जाती, फूक
भरने का भी एक टेस्ट होता है, उसको पीएफटी बोलते हैं। उसमें मुंह में श्वास भर के ऐसे फिर छुड़वाते हैं ऐसे। जोर की फूक, फूक जोरदार होनी चाहिए। एक बोले बाबा फूक से क्या होगा? मैंने कहा फूक निकल गई तो फूकना ही पड़ेगा, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त। सारा खेल किसका है? फूक का है। निकल गई तो फूक दिया। भाई फूक में ही ताकत है। जिसका प्राण जितना सबल होगा दिमाग उतना ही तेज होगा। लंबा श्वास भरने से दिमाग के तंतु खुल जाते हैं। मेरे से बोले बाबा आपने पढ़ाई किस किस की है? जब आप हेल्थ के बारे में बोलते हो, एजुकेशन के बारे में बोलते हो, फिर पॉलिटिक्स के बारे में, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में, जिस किसी के बारे में बोलो, वेद शास्त्र से लेकर के योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, फिर अर्थ शास्त्र, राजनीति शास्त्र, सारे सब्जेक्ट कहां पढ़े आपने? मैंने कहा भीतर की है पढ़ाई। कबीर साहब कहते हैं तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। तुम्हारे भीतर है ज्ञान, तुम्हारे भीतर है भगवान, तुम्हारे भीतर है सारा ब्रह्मांड। जब योग करते हो ना, 5 मिनट कर लिए, बच्चे 2 ही मिनट कर लेना, दिमाग एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। जो पढ़ोगे वो याद हो जाएगा, और याद किया हुआ भूलोगे नहीं तो बहुत से बच्चों के दिमाग में पहले तो घुसता ही नहीं, और घुस जाओ तो फिर बोले पहले तो याद किया था पापा, डिलीट हो गया। आगे दौड़ पीछे छोड़, भाग दौड़ में कुछ हाथ ही नहीं लगा। पहले तो घुसता ही नहीं, घुसे तो याद नहीं रहता। जो बच्चे प्राणायाम करेंगे उनका दिमाग होगा तेज। इसका दिमाग पर असर होता है, एक एक सेल पर असर होता है। स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, एक एक सेल हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कह रहा था हमको एक आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य, आदर्श नागरिक का धर्म निभाना है। योग करोगे ना तो आपका जीवन आदर्श बन जाएगा। लोग कहेंगे भाई हेल्थ हो तो ऐसी, भाई तंदुरुस्ती हो तो ऐसी, सारी जमाने की निगाहें तुम पर टिक जाएं। आजकल क्या अपनी तंदुरुस्ती ठीक ना हो, अपनी तंदुरुस्ती ठीक नहीं तो इसलिए हीरो हीरोइन की किसी के कमर देखें, किसी के कुल्ले देखें। बोलो मैं उस हीरो का फैन हूं, उस हीरोइन का फैन हूं। अरे वो तो धंधा कर रहे तो अपने आप को क्यों गंदा कर रहा? अपने आप को इतना अच्छा बना लो। हम ना कोई सीरियल देखते, ना कोई पिक्चर देखते, क्यों ना कोई एक्टर एक्ट्रेस को देखते, ना किसी मॉडल को देखते। अपना मॉडल ठीक बनाना भाई, दूसरे को मॉडलिंग करने वालों को देखने में पागल हो रखा है। अपना मॉडल बढ़िया बना। तो योग करेंगे उनकी तंदुरुस्ती नंबर 1 की रहेगी। हाँ, सुबह उठ करके प्राणायाम कर लेना, ये भस्त्रिका, फिर कपालभाति, क्या नाम है इसका बोलो? जो कपालभाति करेगा उसका पेट मोटा नहीं होगा, इसका पेट एकदम टनाटन रहेगा, फर्स्ट क्लास। और जो कपालभाति नहीं करेगा उसकी सुन लो, जो कपालभाति नहीं करेगा उसके गैस बनेगी। आजकल जिसको देखो वही गैस छोड़ रहा है ऊपर से, और ऊपर से छोड़े तो फिर भी उसमें दुर्गंध कम आवा है, फिर नीचे से मारा है। पति बीमार है और पत्नी बीमार है, बापू बीमार है, बेटा बीमार है, सास बीमार है, बहू बीमार है, बहुतों में तो गृह युद्ध हो रहा, गैस बन रही है। जिस किसी को देखो वही पटाखे से छोड़ने में लगा हुआ है। जो कपालभाति करेंगे उनको गैस, और उनका पेट मोटा छोटा होना चाहिए। देखो ऐसे हाथ में आ जाना चाहिए। देखो ये तो खा पी के है। जोशी जी कहां गए? इनके घर में अभी दही खा के आया, इतना सा खाया, बस इतने से गुजारा हो गया। दही खा के आया हूं, बैठो, खा पी करके मेरा इतना और तुम्हारा बिना खाए इतना ना, पेट इतना सा होना चाहिए। ये आइडियल स्टमक, मैंने कहा ना, आइडियल बॉडी, आइडियल कैरेक्टर। पूरी लाइफ हमें खुद एक आइडियल बनना, खुद एक रोल मॉडल बनना, खुद आदर्श बनना। पेट इतना, कमर इतनी, तुम्हारा पीछे से ऐसे अंगुली,
इतना ही है ना, सीना उभरा हुआ, दोनों तरफ से ऐसे छटा हुआ, जाए मजबूत होनी चाहिए ऐसे, ऊपर से स्ट्रॉन्ग और भीतर से सॉफ्ट भी हो, इतनी बहुत से मोटी चमड़ी के हो। लोग कहना बहुत मोटी चमड़ी का, ये मोटी चमड़ी वाले बड़े खतरनाक होते हैं।